बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ये नजम सेठी साहब ने पिंडी प्लान के नाम से जो एक थ्योरी या खबर पेश की थी, तो उसके बाद एक ज़बरदस्त लतीफ़ा हुआ है और हकीकत तो खैर खुल गई है। जब उन्होंने ये खबर दी थी और थ्योरी दी थी, तो मैंने उसके बाद अपने व्लॉग में इसका नाम तो नहीं लिया था, लेकिन ये कहकर इसकी तरदीद की थी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और कोई डील नहीं हुई और ना ही कोई दूसरी मुलाकात हुई है। और जो पहली मुलाकात है उसका हाल भी मैंने बता दिया कि ये तो 1.5 महीने पुरानी बात है और इसमें इनकार हुआ था और एक बात वाज़ेह कर दी गई थी। तो अब लतीफ़ा ये हुआ है कि नजम सेठी साहब ने ये कहा है कि पिंडी प्लान में रुकावटें आ गई हैं, और दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने ये बताया है कि फ्राइडे टाइम्स में ये एडिटोरियल लिखा है कि वो प्लान जो है वो वापस ले लिया गया। यानी उसका खुलासा जो है वो ये है कि गोया कि वो वापस ले लिया गया क्योंकि उसमें रुकावट आ गई है। रुकावट की जो उन्होंने तफसील बताई है वो अपनी जगह, और इसमें भी कोई शक नहीं कि नजम सेठी साहब जो है वो बेपरकी नहीं उड़ाते। लेकिन ये खबर हो सकता है उनकी कोई शरारत हो या इस शरारत के पीछे कोई और हो, जो भी हो इस बहस में नहीं पड़ता। लेकिन लतीफ़ा ये हुआ है कि जब ये नजम सेठी साहब ने अपने प्रोग्राम में इस प्लान की मुबैना प्लान की तफसीलात पेश की, तो जहां इमरान खान के मुखालफों ने इस पर एतबार कर लिया, वहां पीटीआई ने भी एतबार कर लिया, बल्कि दूसरों से ज़्यादा एतबार कर लिया और एक डंके बजाने शुरू कर दिए कि खान जीत गया, खान की हिकमत अमली कामयाब हो गई, खान के पाँव में गिड़गड़ा के गिर पड़े और अब खान की इक़्तिदार में वापसी का रास्ता हमवार हो गया, तमाम बातें मान ली गई, फलाना ढिमकाना फलाना। लेकिन जब असल बात खुली तो अब यही पीटीआई के गुलगपाड़ा करने वाले ये शोर मचा रहे हैं कि दरअसल ये तो इमरान खान को ट्रैप कर रही एक चाल थी ताकि उन्हें लॉन्ग मार्च से बाज रखा जा सके। ये भी फजूल कहानी है कि लॉन्ग मार्च से बाज रखा जाए, वो लॉन्ग मार्च का पहले ऐलान तो करे। असल में ये थ्योरी थी ही गलत, और इमरान खान भी इस ट्रैप में इस माने में आ गया कि उसने समझा कि जब ये बातें फ्लोट की जा रही है उसे तो पता था कि मेरे साथ कोई राब्ता नहीं हुआ और मेरी कोई बात मानी नहीं गई, लेकिन उसने इस बात को गनीमत समझा कि चलो ये एक मेरी हवा बन रही है, कामयाबी का तसर बन रहा है। और साथ ही शहबाज शरीफ के दौरा चीन से भी तवज्जो हट गई है, सलाम के मसले से भी तवज्जो हट गई है, तो चलो चलने दो। लेकिन अब इनकी हालत जो है, इन लोगों की, पीटीआई के हामियों की, काबिल रहम है। वो ये कह रहे हैं कि दरअसल ये तो हमारे ख़िलाफ़ एक साजिश थी, ट्रैप था। अब साजिश थी तो आपने इतनी जल्दी उसे कबूल क्यों किया? इसका मतलब ये है कि आपको सियासत की अलफ बे का भी नहीं पता और आप ज़रा सी छोड़ी हुई अफवाह को सच मानकर डंके बजाने लगते हैं, शादियाने बजाने लगते हैं, शादमानी के रक़्स शुरू हो जाते हैं। तो किस्सा कहानी वही घूम फिर कर बात आई जो मैं अपने व्लॉग्स में मुसलसल कहता रहा कि पोजीशन वही है जो अगस्त के शुरू में थी कि यानी खान साहब हम अगले इलेक्शन जल्दी नहीं करा सकते। अल्फाज उनके ये थे कि ये हमारा डोमेन ही नहीं है, अगर आपने इलेक्शन जल्दी करवाने हैं या कोई और मुतालबा मंजूर करवाना है तो मजाज अथार्टी से रब्ता करें, और मजाज अथार्टी है गवर्नमेंट से मिलें, मुज़ाकरात करें, अपनी मनवाएं ना मनवाएं, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। इमरान खान के लिए ये बयान बहुत मायूस कुन था। तो नाज़रीन, इसके साथ ही आपने एक चीज़ और भी नोट की होगी कि जो टेम्पो इमरान खान बनाने की कोशिश कर रहे थे मुख्तलिफ जलसों से, ऐलानात से, धमकियों से, बयानात से, वो अब टूटता हुआ साफ नज़र आ रहा है। उसकी एक दो निशानियां तो खैर उनके अपने बयानात हैं। मसलन ये है कि 22, 23, 24 सितंबर को इन्होंने कॉल पहले देनी थी और 22, 23 या 24 को लॉन्ग मार्च शुरू हो जाना था, क्योंकि ये वो जो दुबई में बैठी हुई पीरनी साहबा हैं या जादूगरनी साहबा हैं, उन्होंने इन तारीख़ों को टिक करके खान साहब को भेजा था कि ये तारीख़ें जो हैं ये शुभ हैं, ये मुबारक हैं, इनमें कामयाबी होगी, और अगर इन तारीख़ों पर लॉन्ग मार्च ना हुआ और बात आगे निकल गई तो बात तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। अब इस दौरान ऐसा क्या हुआ कि इमरान खान ने ये तारीख़ें रद्द कर दी, इस तरह रद्द कर दी कि अब उनकी अपनी पार्टी तर्जुमान फवाद चौधरी का ये बयान सामने आ गया, कल ही या परसों ही आ गया था कि हुकूमत को हम 2 हफ्ते की मोहलत दे रहे हैं, अगर 2 हफ्तों में वो हमसे मुज़ाकरात करती है इलेक्शन के इशू पर तो ठीक, वरना फिर हम आखिरी कॉल दे देंगे। इससे पहले भी जितनी कॉलें
दी गई या देने की कोशिश की गई वो सब आखिरी थी, लेकिन एक और आखिरी सही। तो इस एक और आखिरी काल के लिए उन्होंने 2 हफ्ते का टाइम दिया है, जो अगर आज से गिना जाए या कल से गिना जाए 15 तारीख से, तो गोया के ये 1 अक्टूबर के बाद ही लॉन्ग मार्च होगा, अगर होगा। गोया वो जो 3 तारीखें थी साद शुभ घड़ी वाली, वो तो टल गई, वो तो निकल गई। तो अब अगर पिंकी जादूगरनी पर इतना ही ज़्यादा इनको एतमाद है, तो फिर इन्हें जान लेना चाहिए कि बात इनके हाथ से निकल चुकी है। हमारा तो ईमान ऐसी चीज़ों पर नहीं है। और हमने देखा है कि पिंकी पीरनी ने अब तक जितने भी टोटके इमरान खान से करवाए, वो सारे के सारे नाकाम और झूठे साबित हुए। ये कम से कम ये पिछले 5 हफ्तों को छोड़िए, हुकूमत में इसके जो आखिरी 4 महीने थे, उन 4 महीनों के दौरान कम से कम 50 टोटके इसने करवाए, जिसमें अब सफ़ेद लिबास पहनो, अब काला लिबास पहनो, अब नीला लिबास पहनो, अब सिर्फ सुर्ख लिबास पहनो, अब मुर्गियाँ जलाओ, फलाना ढमकाना, सब कुछ। लेकिन उनका जो सबसे बड़ा टोटका नाकाम हुआ वो ये था, वो तारीख़ों से मुतल्लक़ था। वो ये था कि जनरल फैज़ की जो पेशावर तबादला है, ISI के नए चीफ का जो ऐलान है, वो 1-1.5 महीने तक मुअख्खर करवा दो तो तुम्हारी जीत है। अगर ये मुअख्खर ना करा सको तो तुम्हारी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। और फिर इमरान खान ने जो ढोंग किया, जिस तरह इसने पाँव पसार कर बैठ गया, बर्तन तोड़ने शुरू कर दिए, रूठ गया, धमकियाँ लगाई हर चीज़ की, और बात उसने मनवा ली जनरल बाजवा साहब से भी, फ़ौज से भी, कि ये तकर्री का ऐलान जो है, ISI चीफ की तकर्री का ऐलान और जनरल फैज़ के तबादले का ऐलान, ये 1.5 महीना की ताख़ीर से किया जाए। फ़ौज मान गई, ISPR का बयान आ गया। गोया कि पिंकी पीरनी का जो हुक्म था वो उसकी तामील कर दी गई। लेकिन क्या इस तामील से इमरान खान की हुकूमत का ख़ात्मा होने से रह गया? इमरान खान की हुकूमत नहीं बची। यानी पिंकी पीरनी तो ये कह रही थी कि अगर तकर्री फ़लाँ तारीख़ तक निकलवा दो, टलवा दो, फिर तुम्हारी हुकूमत बच जाएगी, वरना तुम्हारी हुकूमत नहीं बचेगी। वो तकर्री उसी तारीख़ के मुताबिक हुई जिस तारीख़ का हुक्म ये इस जादूगरनी ने दिया था। लेकिन हुकूमत फिर भी नहीं बच सकी, बल्कि उस तकर्री के ऐलान के बाद मसलसल हुकूमत कमज़ोर होती रही, डावाडोल होती रही, और हर रोज़ सुबह गई या शाम गई वाला माहौल रहा। यहाँ तक कि अप्रैल का वो महीना आ गया जिसमें इसकी छुट्टी हो गई। और फिर ये पिंकी पीरनी का दूसरा टोना ये था कि अगर किसी तरह अदम एतमाद की ये तारीख़ निकल जाए, ये तारीख़ निकल जाए, तो उसके बाद फिर ये मामला ख़त्म हो जाएगा। चुनांचे इमरान खान ने हीले बहाने करके, और वो जिसको उसने ट्रम्प कार्ड कहा था, वो ये था कि जो कासिम सूरी डिप्टी स्पीकर के मुंह से ये फ़िक्रा निकलवाया कि चूँकि ये तहरीक अदम एतमाद बैरूनी साजिश के अमरीकी साइफ़र के ज़रिए आई है, इसलिए मैं इसको पेश होने से मुस्तरद करता हूँ। इसे पेश होने की इजाज़त ही नहीं दे रहा। वो मुस्तरद हो गई और वो तारीख़ निकल गई। पिंकी पीरनी ने कहा था कि ये तारीख़ निकल गई तो फिर सत्ते खैरा हैं, लेकिन तारीख़ निकल गई कितने दिन के लिए? अगले ही हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने ये आर्डर पास किया कि जो तहरीक पेश हो जाए उस पर वोटिंग लाजमन होना होती है, उस पर वोटिंग टाली नहीं जा सकती। चुनांचे वोटिंग का दिन दोबारा तय किया गया और तहरीक अदम एतमाद पास हो गई। अगरचे उस दिन को भी टलवाने के लिए इमरान खान ने 12 बजे तक, रात 12 बजे तक वो इजलास जो था उसमें तहरीक अदम एतमाद पर बहस की इजाज़त ही नहीं दी। दूसरी चीज़ों की बहस होती रही, यहाँ तक के 11:30 बज गए, जिसके बाद फिर वो जो कुछ हुआ आपके सामने है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पिंकी जादूगरनी की हर बात गलत साबित हुई है, हर बात गलत साबित हुई है। उसने ये भी कहा था कि ये जो उस्मान बुज़दार, ये तुम्हारे लिए साद शख्सियत है, ये तुम्हारे लिए मुबारक है, जब तक ये है तुम्हारा बाल भी बिका नहीं हो सकता। लेकिन फिर देख लिया आपने कि उस्मान बुज़दार को हटाने की तमाम दरख्वास्तें जो फ़ौज की तरफ से भी आई थी इसने मुस्तरद की, इसके बावजूद इसका इक़्तिदार नहीं बच सका। इक़्तिदार से निकलने के बाद टूनों और जादुओं का नया दौर शुरू हुआ, लेकिन कोई चीज़ काम नहीं आ सकी। और अब आप देखिए कि ये इसके जो जलसे हैं इनमें भी हाज़िरी कम होती जा रही है। नाज़रीन, यहाँ एक जो प्रोपेगेंडा है उसमें नहीं आना चाहिए, जिसकी 2 वजूहात हैं।
वो भी अर्ज़ करता हूँ। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इसने जो पिछले दिनों में जो जलसे किए एक साथ, उनमें गुजरात का जलसा बहुत बड़ा था, कोई शक नहीं। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि वो उसकी कामयाबी परवेज़ इलाही के डंडे की, बरहूने मिन्नत थी और पैसे की। पूरे ज़िला गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के देहात में ट्रैक्टर ट्रालियाँ घुस गईं और लोगों को उठा उठा कर पैसे देकर या किसी भी तरीके से उनको जलसागाह में लाया गया। खैर, इसको छोड़िए, गुजरात का जलसा बहुत कामयाब था। उसके बाद सरगोदा का जलसा भी कामयाब था। उसके बाद भावलपुर के जलसे को भी आप कामयाब कह सकते हैं। लेकिन इसी दौरान जेहलम का जलसा सुपर फ्लॉप, फैसलाबाद का जलसा सुपर फ्लॉप, एक और जगह का जलसा हुआ था वो भी फ्लॉप, और फिर ये चारसद्दा का जलसा भी नाकाम हुआ। तो पै दर पे 7 में से 3 जलसे कामयाब और 4 जलसे फ्लॉप। ये टेम्पो उसका टूट रहा है। अब उसमें मज़ीद जलसे उसी तसलसल से करने की हिम्मत नहीं है। अब ये जलसे करेगा, लेकिन इस तरह से नहीं करेगा कि हर रोज़ जलसा हो रहा है और जैसे जैसे ये जलसे करते जाएगा इसका टेम्पो टूटता जाएगा। और प्रोपेगेंडे में ना आने की दूसरी वजह ये है, जो मैं आपसे अर्ज़ कर दूं, कि आप अगर पिछले साल और उससे पिछले साल और उससे पिछले साल के जलसों में चले जाएं, मरीम नवाज़ ने चंद एक जलसे किए, और उससे पहले जब नवाज शरीफ को निकाला गया था तो उन्होंने 15-20 जलसे किए थे। बिलावल ने सिंध में जलसे किए, मौलाना फजल रहमान ने मुल्क के बहुत सारे शहरों में जलसे किए। आप उनकी फुटेज निकलवा लीजिए, उनकी ख़बरें निकलवा लीजिए, क्या ये सारे जलसे एक ही जैसे नहीं थे? लेकिन हमें प्रोपेगेंडे की एक ख़ास तकनीक के ज़रिए ये बावर कराया जा रहा है कि नहीं, इमरान खान के जलसे सबसे बड़े थे। हालांकि मौलाना फजल रहमान के 10 जलसे ऐसे हैं जो इमरान खान के जलसों से बड़े थे। मरीम नवाज़ के कई जलसे ऐसे हैं जो इमरान खान के जलसों से बड़े थे, और नवाज़ शरीफ के जितने जलसे थे माजी में वो भी इमरान खान के जलसों से बड़े थे। इमरान खान का कामयाब तरीन जलसा, जिसका रिकॉर्ड मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी नहीं तोड़ सकी, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने तोड़ा, वो जलसा था मीनार पाकिस्तान का। वो जलसा बहुत बड़ा था। उस जलसे का रिकॉर्ड फिर मौलाना फजल रहमान ने तोड़ा जब इस्लामाबाद में उन्होंने धरने की कॉल दी, तो उसमें इमरान खान के जलसे से 3 गुना ज़्यादा लोग थे। तो इस प्रोपेगेंडे से मुतासर होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक प्रोपेगेंडा है, और इसकी प्रोपेगेंडे की कामयाबी की वजह इदारों में बैठे हुए कुछ लोग हैं, अदालतों में बैठे हुए कुछ लोग हैं, और मीडिया में बैठे हुए कुछ लोग हैं, और इमरान खान का सोशल मीडिया, जिसका तोड़ किसी पार्टी ने करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की। अच्छा, अब एक और माजरे की तरफ आ जाइए। जिस पार्टी की अगला इलेक्शन जीतने की उम्मीद होती है, या उम्मीद से बढ़कर यकीन की मंजिल में बात आ जाती है, तो दूसरी पार्टियों से लोग टूट कर उस पार्टी में जाना शुरू कर देते हैं। ये हमने यही देखा है, और पाकिस्तान में भी यही होता है, इंडिया में भी बड़ी हद तक यही होता है कि अगर किसी इलाके में बीजेपी का इलेक्शन जीतना यकीनी नज़र आना शुरू हो जाए तो वहाँ कांग्रेस के और दूसरी पार्टियों के लोग बीजेपी में जाना शुरू कर देते हैं। यहाँ एक उलट मामला हुआ, यहाँ लोग पीटीआई को छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। 2 एमपीए में से पख्तूनख्वा के एक एएनपी में गया, एक पीपल्स पार्टी में गया। जनूबी पंजाब से एक एमएनए पीपल्स पार्टी में चला गया। और नाजरीन, बहुत अहम खबर है, आपने सुन ली होगी कि जनूबी पंजाब में 33 एमपीएस पीटीआई के जनूबी पंजाब से जिनका तल्लुक़ है, उनमें 2-4 बस्ती पंजाब के भी हैं, लेकिन ज़्यादातर ये डेरा गाजी खां, मुजफ्फरगढ़, लिया और रहीमयार खां और बहावलपुर, इन 5 इलाकों के लोग जो हैं 30 सरकारी असम्बली, 3 सेंट्रल से हैं, तो 30 सरकारी असम्बली इन इलाकों के एक नई पार्टी बना रहे हैं, जिसकी क़यादत जहांगीर तरीन करेंगे। और ये नई पार्टी जो है पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी होगी, यानी पीपल्स पार्टी से मिलकर अगले इलेक्शन में ये सीट एडजस्टमेंट करके जनूबी पंजाब से पीटीआई का सफाया इस तरह कर देगी कि इस वक्त जनूबी पंजाब में सबसे ज़्यादा नफ़रत अगर किसी जमात से की जाती है वो पीटीआई है, जहाँ इसका यानी जहाँ से पीटीआई ने ज़्यादा वोट लिए थे और सीटें भी बहुत ज़्यादा ली थी। वहाँ अब इस इलाके में आप जाकर देखिए या किसी से पूछ लीजिए, वहाँ के किसी रहने वाले से, वहाँ से आने वाले से, तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा नफ़रत का निशान अगर वहाँ कोई है तो वो है इमरान खान और वो है पीटीआई। और पीटीआई के बाद सबसे ज़्यादा गाली जिस जमात को पड़ रही है वो है परवेज़ इलाही की काफ लीग, जिसने न सिर्फ ये है कि जनूबी पंजाब के सैलाब ज़दगान के लिए 1 टके की मदद नहीं की, बल्कि सिंध को
जाने वाले इमदादी सामान को रोककर जब्त कर लिया। तो वहाँ इनकी नफरत इतनी ज़्यादा है कि ये जो नया इत्तेहाद बनेगा पीपल्स पार्टी का और जहांगीर तरीन की पार्टी का, जिसमें ये सारे लोग शामिल होने वाले हैं और जिसका कुछ लोगों का ख्याल है कि इसका नाम होगा मुस्लिम लीग जिना ग्रुप। वल्लाह आलम ये अभी तक नाम है, हो सकता है इसका नाम कुछ और हो, ये भी तो हो सकता है तहरीक इंसाफ काफ ग्रुप। तो ये एक इत्तेहाद बन रहा है इनका और पीपल्स पार्टी का, और इसने जनूबी पंजाब में पीटीआई का सफाया फेर देना है। अलबत्ता ये फिक्र आप मत करें कि मुस्लिम लीग नून का भी जनूबी पंजाब से सफाया हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून का जनूबी पंजाब से सफाया नहीं होगा, इसलिए कि वो तो खैर से मिफ्ता इस्माइल की वजह से पहले ही हो चुका है। मुस्लिम लीग नून का सफाया एक मरतबा हो चुका है, अब दूसरी मरतबा सफाया करने की ज़रूरत नहीं है। और ये प्रिडिक्शन जो है अब नज़र आ रही है कि जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी और जहांगीर तरीन का इत्तेहाद, और जहांगीर तरीन की जो दुश्मनी थी पीपल्स पार्टी से, उसकी एक बड़ी वजह थी मखदूम अहमद महमूद की फैमिली से उनकी मुखालफत। तो ये मुखालफत उन्होंने ख़त्म कर दी है, दोनों के दरमियान मुलाकात हुई है, दोनों के दरमियान सुलह हो गई है, और इस सुलह के नतीजे में वो ये इस बात का रास्ता हमवार हो गया है कि जहांगीर तरीन जो पार्टी बनाएंगे वो जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर सीट एडजस्टमेंट करते हुए इलेक्शन लड़ेगी, और वहाँ से तो पीटीआई गई। यही कुछ इसका सूबा पख्तूनख्वा में होने वाला है। पख्तूनख्वा में 9 बरस से हुकूमत कर रही है पीटीआई, और 9 बरस के दौरान कभी भी पीटीआई मुर्दाबाद के नारों वाले जुलूस वहाँ नहीं निकले। ठीक है, वहाँ जेयूआई ने बड़े बड़े जलसे किए, चंद एक जलसे मुस्लिम लीग नून ने भी किए, चंद एक पीपल्स पार्टी ने भी किए, एएनपी ने भी किए, लेकिन मनफी मुजाहरा आज तक कभी नहीं हुआ। यानी कहीं ऐसा जुलूस नहीं निकला जो पीटीआई मुर्दाबाद और इमरान खान पर लानत के नारे लगा रहा हो। लेकिन हालिया अरसे में ख़ास तौर से सैलाब के बाद से पख्तूनख्वा के 10-12 मकामात पर ऐसे मुजाहरे हो चुके हैं। इमरान खान को गालियां दी जा रही हैं और पीटीआई को गालियां दी जा रही हैं। इसका मतलब ये है कि वहाँ सूरत हाल पीटीआई के हाथ से निकल रही है, और इसका एक अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा रहा है कि पख्तूनख्वा में जहाँ असम्बली के अंदर पीटीआई को 2/3 अक्सरियत हासिल है, यानी मुखालफों के पास 45-46 सीटें हैं और इनके पास 90 या 93 या 95 सीटें हैं। पहले 95 थी, 2 निकल गए, 93 रह गई। इनके पास 93 सीटें हैं और उनके पास 45 सीटें हैं। 2/3 अक्सरियत के बावजूद वहाँ पख्तूनख्वा के अफसर पीटीआई के अहकाम को जहाँ तक उनका दायरा इख्तियार होता है वो फाड़ कर फेंक देते हैं, हम उन पर अमल नहीं करते। सिर्फ वही अमल करते हैं जहाँ उनको एक्शन का वाज़ेह डर हो। पूरे सूबे में पीटीआई की गवर्नमेंट की रिट नहीं रही है, सिर्फ गुंडागर्दी चल रही है। अमीन गुंडापुर के और इस तरह से दूसरे लोगों की गुंडागर्दी चल रही है, कुछ मुखालफों की गुंडागर्दी चल रही है, कुछ टीटीपी की है उसकी गुंडागर्दी चल रही है। और हालत जहाँ तक पहुँची है कि इमरान खान ने अपील की कि सवात और मालाकंड में बदअमनी का वफाकी हुकूमत नोटिस ले। गोया कि इन इलाकों के शहरों में भी पीटीआई की हुकूमत कुछ करने के काबिल नहीं रही। तो ये इमरान खान के लिए इबरत का मकाम है। इसको अब तकरीबन 9 या 10 महीने हो गए हैं कि ये पे दर पे नाकामियों का शिकार है। जब हुकूमत में था तो तब इसकी हर चाल नाकाम हो रही थी, हुकूमत से बाहर निकला तो तब भी इसकी हर चाल नाकाम हो रही है। और मौलाना फजल रहमान का ये फ़िक्रा बिल्कुल सच लगता है, बल्कि सच है कि इस फितने का सर कुचला जा चुका है और अब ये दोबारा हुकूमत में कभी नहीं आएगा। और ये बात मौलाना फजल रहमान ने सियासी नारे के तौर पर नहीं लगाई, बल्कि उन्होंने अंदर के हालात का जो मुशाहिदा किया और बाहर का मंजर जिस तरह देखा है, तो उसके बाद अपने सियासी तजर्बे और विज़डम के नतीजे में या की बदौलत उन्होंने ये इतना बड़ा दावा किया है। लेकिन मैं इसको इतना बड़ा दावा नहीं मानता, इसलिए कि बहुत सारे लोग ये पहले से ये बात समझ रहे हैं, उनको समझ आ चुकी है। लेकिन एक बात यह है कि प्रोपेगेंडा का अपना ज़ोर होता है, प्रोपेगेंडा का अपना जादू होता है, और इस जादू में इमरान खान का मुकाबला अभी तक किसी पार्टी ने करने की नीयत ही नहीं की है। यहाँ तक कि मुस्लिम लीग नून जो है उसका भी सोशल मीडिया की तरफ कोई ध्यान नहीं है। इस बारे में एक रिपोर्ट भी छप चुकी है। तो नाज़रीन, ये अब तक की सूरत हाल का खुलासा था। अगले चंद दिन जो हैं वो जनूबी पंजाब में भी पेशरफ्त उसमें होगी, कई आपको वाक़यात होते हुए नज़र आएंगे, और इसका जो लॉन्ग मार्च की जो काल की धमकी है वो भी आपको दिन ब दिन कमज़ोरी की तरफ बढ़ती हुई नज़र आएगी। तो इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए
खुदा हाफिज़।